यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये हमारी क्लास है वो है स्पेशल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, जिसमें कि जीके जीएस का पोर्शन है और बेहतरीन तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चंस को, है ना। एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे और फुल इमेज भी होगी एंड यहाँ पे फुल इंटरेस्टेड के थ्रू यहाँ पे हम करेंगे चीज़ों को। तो आपको जो है हमारे साथ में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप के बेहतरीन सेशन होगा, एकदम जबरदस्त, ठीक है। एकदम क्या पूरा जबरदस्त यहाँ पे सेशन होने वाला है। तो चलिए फिर हम जो है स्टार्ट कर दे रहे हैं। देखो स्क्रीन पर जो है आपको दिख रहा है कि जेटेट एग्जाम 2024, ठीक है। स्पेशल जो है जीके जीएस पेपर फर्स्ट है यहाँ पे और ये पार्ट 21 है ना। हमने जो है यहाँ पे आपके झारखंड टेट शिक्षक पात्रता के यहाँ पर हमने 20 जो इसके यहाँ पे पार्ट्स है ना वो कंप्लीट कर लिए। ये 21 है बाय शिवानी सिंह, ठीक है। मेरे द्वारा ही आपको ये जो है सेशन कंटिन्यू यहाँ पे जो है कराए जा रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपके बीच में यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होगा। तो देखने की हम जो है कोशिश करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिक्सचुअल क्वेश्चन है जीके जीएस के, है ना सारे। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर, या फिर यहाँ पे जो है रिफ्रैक्ट्रोमीटर, या फिर यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोस्कोप, या फिर माइक्रोफोन। तो एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ये आपके साइंस में, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेन यहाँ पे चैप्टर से कि वो जो है किसमें किसको परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो भाई ध्वनि तरंगों को अगर हम बात करें विद्युत संकेतों में बदलती है तो वो बदलती है क्या? माइक्रोफोन। क्या बदलती है? माइक्रोफोन यहाँ पे जो है बदलती है। अगर हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट आगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होंगे। देखो अगर हम यहाँ पर जो है बात करते हैं माइक्रोफोन की, जो कि अभी हमने देखा भी ध्वनि तरंग को ये जो माइक्रोफोन है विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है। अब हम अब हम जो है यहाँ पर लाउड स्पीकर की बात करेंगे। लाउड स्पीकर ये जो है आपका विद्युत संकेत को ध्वनि तरंगों में बदलता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब भाई यहाँ पर माइक्रोफोन ने पूछकर लाउड स्पीकर पूछ ले आपसे, या फिर हेडफोन पूछ ले। तो हेडफोन देखते हैं। हेडफोन जो है ये ध्वनि उत्पन्न करने के लिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। अगर यहाँ पर हम जो है एम्पलीफायर की बात करें तो इसका यूज जो है एक प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में चेंज करने के लिए जो है किया जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको माइक्रोफोन भी याद रखना है, लाउड स्पीकर भी याद रखना है, हेडफोन भी याद रखना है, एम्पलीफायर भी याद रखना है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हाँ स्पेशल क्वेश्चन माइक्रोफोन से ही बन सकता है। नहीं भाई, क्वेश्चंस आपका जो है ओके लाउड स्पीकर से भी आ सकता है, हेडफोन से भी आ सकता है, तो कहीं से भी आए हमें बस याद रखना है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे टर्म्स थे इंपॉर्टेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से, देखो हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे किसके द्वारा मापा जाता है? एनोरॉइड बैरोमीटर के, हाइड्रोग्राफ के, एनीमोमीटर के, फिर वायु फलक के। तो हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे हम किसके द्वारा मापते हैं? सब जानते हैं कि जैसे कि हम भूकंप की गति मापते हैं, है ना, वायुमंडल को मापते हैं। तो इसी तरीके से हवा की गति, है ना, हवा की गति कितनी है, तेज है कि नहीं। जैसे भाई देखो आजकल टेक्नोलॉजी कितनी है, तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे तूफान आने वाला है, आंधी तूफान ये सब चीज़ आने वाला है कि नहीं आने वाला है, कितना आने वाला है, आपको सेफ रहना है नहीं रहना है, ये सब खबर आपको न्यूज़ में आ जाती है, ठीक है। आपके द्वारा न्यूज़ में फैल जाती है सारी चीज़ें। तो हवा की गति और दिशा में, है ना, किसके लिए हम इसे जो है नापते हैं? तो किसके द्वारा? वो है एनीमोमीटर के द्वारा हम यहाँ पे हवा की गति को मापते हैं कि हवा तेज है, कम है, आंधी तूफान क्या है ना, मौसम स्वच्छ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इससे जानते हैं। चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन दोहन से को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है मशीन ऊर्जा के द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा, मैनुअल ऊर्जा के द्वारा, फिर मोशन ऊर्जा के द्वारा। तो टरबाइन दोहन से ब्लैंक को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है ना उसको हम विद्युत ऊर्जा में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टरबाइन दोहन से ब्लैंक, ठीक है, जो यांत्रिक ऊर्जा है ना इसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शीशा,
पेंसिल लीड बंधन का एक उदाहरण है। वान डर वॉल्स आयनिक या फिर कोवेलेंट या फिर धातु का। तो यहाँ पर शीशा है और पेंसिल है और लीड है, ये बंधन का एक उदाहरण है। यानी कि तीनों चीज़ किसके एग्जाम्पल्स है और यही वान डर वॉल्स के किसके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पेंसिल लीड अगर हम इनकी बात करें तो ये ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है, जिसे एक भ्राव पदार्थ जिसे मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, इसलिए यह एक क्या होता है, मिश्रण होता है इन तीनों का। शीशा लेड एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Pb तथा यहाँ पे जो है आपका परमाणु संख्या इसकी कितनी होती है, 82 है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स याद रखें। पेंसिल की लीड जो ग्रेफाइट कार्बन से बनी होती है और शीशा ठीक है जिसे एक भ्राव पदार्थ जिसे मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, इसलिए यह जो है यहाँ पे एक मिश्रण होता है। शीशा जिसे लेड कहते हैं, यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक यहाँ पे इसको जो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Pb से प्रदर्शित करते हैं और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 82 होती है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, आप इनको भी जो है याद रखना। चलो आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका जो 5 है। संवहनी यानी कि वेस्कुलर भी कहते हैं इसको। पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, भाई जो पौधा है ना, प्लांट्स है, तो उसमें जो पानी है जो उनके तने होते हैं है ना, तो सॉरी जो तना है तो तने से जो है पत्तियों में पौधे सॉरी देखो जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो तना है तने से जो है पत्तियों में पानी कैसे जाता है ये बताना है। भाई प्लांट्स है, ठीक है, आप देखते हैं कितना बड़ा है, छोटा है, फिर इतना 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 है ना, बहुत काफ़ी बड़ा है प्लांट्स, छोटे से लेके बड़ा तक। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे पानी है वाटर, अब देखो हम तो नीचे जड़ में डालते हैं कि नहीं, डालते हैं कि नहीं, बिल्कुल जड़ में डालते हैं हम पानी। अब आप बताइए कि ये जो पानी है ये जड़ से जो है पत्तियों में कैसे पहुँचता है, इसकी हर एक टहनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे जाता है, तो क्या फ्लोएम टिश्यू के द्वारा या फिर पेरेन्काइकल टिश्यू के या फिर मेरिस्टेम के या फिर जाइलम टिश्यू के, ये जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। किसमें ये जाता है, जाइलम टिश्यू के द्वारा। जो प्लांट्स होता है ना, है ना, ये जो है पौधों में पानी ऊपर पहुंच जाता है जाइलम टिश्यू के थ्रू। एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर देखो, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। जाइलम वह संवहनी ऊतक है जो पौधों में जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें वाहिकाएं और ट्रेकिड्स होते हैं जो जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पानी को ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करते हैं। इसमें क्या देखो, जो जाइलम है ना, इसमें वाहिकाएं होती है और यहाँ पे जो है ट्रेकिड्स होती हैं। भाई देखो साइंस पढ़ रहे हैं ना, साइंस के MCQs है, तो साइंस में इसी तरह के वर्ड्स होंगे आपके। ये मत कहना कि ये तो हार्ड से वर्ड्स है, समझ नहीं आ रहा, नहीं भाई, साइंस में इसी तरह के वर्ड्स होते हैं, ये आपको पढ़ना ही होगा, है ना। जो जाइलम में इसमें वाहिकाएं होती है और ट्रेकिड्स होते हैं जो यहाँ पे जड़ है। अब पानी तो हमने जड़ में दिया, वाटर हमने जड़ में डाला, तो ये जड़ों से जो है पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी को ऊपर की ओर ले जाने में हेल्प करते हैं। जाइलम जो है एक्चुअल में पौधे को संरचनात्मक सहारा भी प्रदान करते हैं। जो जाइलम होते हैं ना, ये पौधे को, जो प्लांट्स होता है, इसको एक संरचनात्मक सहारा भी ये जो है प्रदान करते हैं। ये भी पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है, कैसे होता है, न्यूक्लिक एसिड से होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है या फिर यहाँ पे परऑक्सीसोम में होता है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल जिसे हम कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, बिल्कुल ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे जो है बताऊंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। देखो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे पौधे जो है, ठीक है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण लेते हैं। देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों, पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। बिल्कुल देखो जो प्लांट्स होता है ना, और प्लांट्स के जो यहाँ पे हरे हरे भाग होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है, तो उनमें जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे चलती है, तो सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में ये जो है यहाँ पे एक्टिविटीज होती है। ठीक है भाई, देखो जो सूर्य का प्रकाश होता है और जो प्लांट्स की पत्तियां होती है हरी हरी, अब वो हरी है ना, आपने देखा भी होगा कि अगर भाई मौसम सही नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो अगर सूखा हुआ है तो जो प्लांट्स है, ठीक है, वो भी सूख जाते हैं, उनकी पत्तियां भी जो है क्या हो जाती है, सूख जाती है ना। तो यहाँ पर देखो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्लांट्स के हरे भागों, पत्तियों में सूर्य के प्रकाश से और जल की उपस्थिति में कनेक्टेड होते हैं, और पौधे के हरे भाग में पर्णहरित, जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो पाए जाते हैं। अगर पूछे कि जो प्लांट्स होते हैं इनका हरा रंग क्यों होता है पत्तियों का, तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको कि हम यहाँ पर क्या पर्णहरित भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो होते हैं ना ये ग्रीन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा
पौधे CO2 ग्रहण कर अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन O2 छोड़ते हैं। देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि भाई हमें क्या चाहिए होती है, हमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। तो यहाँ पर देखो आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अकॉर्डिंग बात करें, CO2 ये ग्रहण करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसे तो अपने अंदर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है ना उसे छोड़ती है। और ऑक्सीजन जब वो छोड़ते हैं तो उस देखो जैसे हम कहते हैं कि अपने आसपास वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाइए। क्यों कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं जिससे कि सांस की प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। कंटिन्यू बेहतरीन एक सोच यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता रहे सही तरीके से, ठीक है। तो प्लांट्स से हमें मिलता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्जर्व करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है ना उसको क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। ओके चलो, और यहीं पर इसका अपोजिट कर दो, ठीक है। देखो प्लांट्स तो CO2 ग्रहण करते हैं, यहीं पर अगर मनुष्य की बात करें, मनुष्य CO2 को क्या करता है, छोड़ता है, और भाई ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करता है, ठीक है। चलो, तभी तो आपको कहा जाता है कि आप जो है यहाँ पर अपने आसपास के वातावरण में, अपने घर पे कहीं पर भी पेड़ पौधों को लगाइए, जिससे कि आपको स्वच्छ ऑक्सीजन वातावरण मिलता रहे और सांस वास की प्रॉब्लम्स भी न हो और बीमारी से भी आप बचे रहें। देखो वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के कारण ब्लैंक जगह की नमी को इंगित करता है, वर्षा, मौसम, तापमान या फिर आर्द्रता। तो देखो वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के कारण ब्लैंक जगह की नमी को इंगित करता है, वो करता है आर्द्रता की, ठीक है। किसकी आर्द्रता। देखो वातावरण में जलवाष्प क्या होता है, आपने देखा है ना। देखो आपने जो है देखा भी होगा कभी मॉर्निंग में जो ओस से पड़ती है ना, नेचुरल होती है वो, है ना, प्रकृति के थ्रू होती है। आपने कभी देखा होगा प्लांट्स पे वाइट सी ओस के थ्रू पड़ी रहती है, तो वो जलवाष्प होती है। इसकी मात्रा के कारण ब्लैंक जगह की नमी को इंगित करती है आर्द्रता के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका जो डी ऑप्शन था ना वो बिल्कुल करेक्ट था। एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे बात करें, वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करती है। जलवाष्प गुप्त ऊष्मा ऊर्जा के रूप में तूफान, चक्रवात, तूफान आना आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और किसी भी स्थानीय क्षेत्र में मौजूद जलवाष्प की मात्रा वर्षा की शक्ति को भी क्या करती है, इंगित करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी आप जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, समझने की कोशिश करिए और आप अच्छे से जो है समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं और स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो। प्रकृति परिवर्तन हेतु ऋण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया, थॉमस लवजाग ने, या फिर मॉरिस स्ट्रॉन्ग ने, या फिर अल्बर्ट फोरियो ने, या फिर कार्बर्ट हीथ ने। तो प्रकृति परिवर्तन हेतु ऋण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने, भाई प्रकृति नेचुरल जो है, जो नेचर है, परिवर्तन हेतु ऋण का प्रस्ताव यहाँ पे बताया है। तो ये जो है किसने बताया है, ठीक है। ये सबसे पहले किसने दिया, ये दिया है थॉमस लवजाग ने, ठीक है। और ये साइंस के जो क्वेश्चन है बेहतरीन, और ये बिल्कुल मैंने आपके यहाँ पे जो है एक झारखंड की जो बुक है, ठीक है, देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, रुको, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना झारखंड की बुक, ये स्पेशल झारखंड की बुक है, देखो झारखंड टेट की ये बुक है, और स्पेशल मैं आपको यहीं से सारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर है ना, ठीक है, यहीं से सारे MCQs करा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं आपको करा रही हूँ ये बिल्कुल स्पेशल अब से पहले जो है आपके एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन है, इसलिए ये मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ इस बुक से सारे, ठीक है। तो आप जो है हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से चीज़ों को यहाँ पे कर रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी, भारत पाक युद्ध 1971, भारत पाक युद्ध 1965, कारगिल युद्ध में, या फिर भारत चीन युद्ध में। तो एक यहाँ पे जो है लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का थे, उनकी मृत्यु किस युद्ध को लड़ते समय हुई थी। ये क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन है आपका, स्पेशल झारखंड टेट में पहले जब कभी आपका इसका एग्जाम हुआ होगा ना, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम्स में, ठीक है। तो लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी, वो हुई थी भारत पाक युद्ध, जब 1971 में हुआ था ना, उस टाइम पे अल्बर्ट एक्का थे, इनकी मृत्यु इस युद्ध को लड़ते हुए हुई थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और 1971 में उस टाइम पे ही जो है इनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी। और बिल्कुल इनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम जानेंगे। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इनके बारे में क्या है, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर। एक्चुअल में लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की बात करें, 1971 की भारत पाक लड़ाई में ये शहीद हुए थे।
देखिए लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का भारतीय सेना में एक सैनिक भी थे और यह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान गंगा सागर की लड़ाई में, ध्यान से देखो, गंगा सागर की लड़ाई में शहीद हो गए थे और इन्हें जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है, जो कि दुश्मन के सामने वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्हें जो है मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई, यहाँ पर परमवीर चक्र पुरस्कार दिया गया है ना। मरणोपरांत परमवीर चक्र जो है पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया था, किसको दिया गया था, तो ये जो है लॉन्स नायक अल्बर्ट को दिया गया था। ये भी याद रखना क्यों दिया गया था कि ये जो उस टाइम पे भारत पाक युद्ध जब चल रहा था 1971 में, उस टाइम पे ये जो है ठीक है शहीद हुए थे लड़ते वक्त। देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, गोलमेज सम्मेलन, हम तीनों सम्मेलन की बात करेंगे। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इनमें से कौन सा गोलमेज सम्मेलन था वो जो कि 1932 में हुआ था, वो हुआ था तीसरा, थर्ड नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन से करेक्ट होगा। देखो गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम देखें अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें ये जो है यहाँ पे भारत के लिए ब्रिटिश सरकार ने साल 1930 से 1932 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन इन्होंने आयोजित किए थे। अगर हम यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, ध्यान से आप स्क्रीन पर देखो, सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी टाइमिंग पूछ सकता है। ये नहीं कि आप थर्ड की पूछे भाई, जो है फर्स्ट वाले की पूछ सकता है आपसे। अगर फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन की टाइमिंग पूछे तो यह सम्मेलन जो है आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक और कहाँ पर, लंदन में आयोजित किया गया था। देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछे है ना, कब जो है यहाँ पे और कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक और लंदन में इसका जो है आयोजन किया गया था, याद रखना है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। बेहतरीन, सारे एकदम बहुत ही गजब के हैं। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। पूछे कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था इसका बहिष्कार किसने किया था, कांग्रेस ने किया था, है ना। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, जॉर्ज पंचम ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किस प्राइम मिनिस्टर ने, रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। कब की थी, कहाँ आयोजित हुआ था, सारे ये फैक्ट्स है आपके प्रथम गोलमेज सम्मेलन के। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय। यहाँ पे जो है ये थर्ड वाला है और सॉरी यहाँ पे जो है ये आपका सेकंड वाला है। ठीक है, ये सेकंड वाला है। देखो यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और ये कहाँ पर, लंदन में आयोजित किया गया था। कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पर हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर देखो 1932, ठीक है, तक आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो भाई सेकंड सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, थर्ड वाले में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगर पूछे कि किस सम्मेलन में, ठीक है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, वो था थर्ड वाला। तो इतनी चीजें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन से भाई, नेक्स्ट अभिनव भारत से कौन संबंधित है, वीडी सावरकर है, सीआर दास है, बीजे तिलक है या फिर एससी बोस है। तो यहाँ पर बात करें अभिनव भारत से कौन संबंधित है, वो है बीडी सावरकर। कौन संबंधित है भाई, बीडी सावरकर संबंधित है अभिनव भारत से, है ना। अब यहाँ पे जानेंगे ये है क्या। एक्चुअल में जो बीडी सावरकर है या फिर यहीं पर विनायक दामोदर सावरकर, इसके जन्म की बात करें तो 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास हुआ था। सावरकर इंडिया हाउस से भी जुड़े थे और उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की भी क्या की थी, स्थापना की थी। अगर पूछे कि फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, वीडी सावरकर ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ना, यहाँ पे इसके हवाई अड्डे का नाम आपका, ठीक है, इसकी स्मृति में 2002 में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन। अगर यहाँ से पूछे कि अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है ना पोर्ट ब्लेयर, ये पूछ सकता है कि पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम जो है क्या है, कब रखा गया, 2002 है और इसके हवाई अड्डे का नाम क्या है, वीर सावरकर है और ये इसकी ही स्मृति में, इसकी ही याद में यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है इसका नाम रखा गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है,
डांडी, असहयोग, खिलाफत, भारत छोड़ो। तो देखो करो या फिर मरो, ये संबंध जो है किस आंदोलन से है, या तो करो या फिर मरो, ये संबंध जो है किस आंदोलन से है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से है। ठीक है, यहाँ पर देखो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालियर टैंक मैदान में अपने भारत छोड़ो भाषण में गांधी ने लोगों से करो या मरो का क्या किया था? आग्रह किया था। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि ये जो यहाँ पे नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, क्यों दिया था? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है 8 अगस्त 1942 में। ठीक है, चलो कुछ ही क्वेश्चंस यहाँ पे बचे हुए हैं, बस लास्ट तक बने रहना, आगे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं। देखो, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरेला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। नेपाल में, भागलपुर में, पटना में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरेला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। ये किया था इन्होंने नेपाल में। ठीक है, ये जो ऑप्शन होगा ना, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपका ज्योग्राफी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें आपके साइंस भी, आपके जो है साइंस इंक्लूड था, है ना, हिस्ट्री भी इंक्लूड थी, एंड यहाँ पे पॉलिटी भी इंक्लूड थी, एंड यहाँ पे ज्योग्राफी भी इंक्लूड हो गए। तो देखो जीके जीएस के सारे बेहतरीन क्वेश्चन है स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज। भाई व्यास का भी हुआ है, चिनाब का भी, रावी का भी, लेकिन सतलज का नहीं है। अब सतलज का कहाँ से हुआ है? तिब्बत से हुआ है। देखो जो ये यहाँ पे तिब्बत है ना, चीन में, और आप जो ये देख रहे हैं, ये आपको जो नज़र आएगा ना, ये वाली देखो इधर यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है? यही सतलज नदी है, यही है सतलज नदी। ठीक है, यही क्या है? यही है सतलज नदी। यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। देखो मैपिंग में भी आपको दिखाया। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस देखो। अभी ये क्वेश्चंस बैक हुआ क्या? हाँ, ये क्वेश्चंस बैक हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी की बात करें तो मैंने बताया यहाँ पर भारत के बाहर तिब्बत के कैलाश पर्वत से, ठीक है, नष्ट हो गया है, और यह सिपकिला दर्रा से भारत में क्या करता है? प्रवेश करता है। आप यहाँ पर देखो, ये जो है कहाँ पर है? जो चीन में जो तिब्बत है ना, यहाँ पर है आपका। ओके, और ये भारत में किस दर्रे से प्रवेश करता है अगर ये पूछे तो सिपकिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? देखो यहाँ पर सिपकिला दर्रा है, इससे जो है ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि भाई ठीक है, आपका इस तरह से पूछ ले, घुमा फिरा कर पूछ ले, तो कैसे भी पूछे, हमें इसके आसपास के सारे पॉइंट्स देखने हैं एंड याद रखने हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? बेहतरीन क्वेश्चन। दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, या फिर उत्तर पूर्वी अफ्रीका में? बात करें यहाँ पर हम सहारा रेगिस्तान की, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका उत्तरी अफ्रीका में। जो सहारा रेगिस्तान है कहाँ है? ये है उत्तरी अफ्रीका में। और ये आपके सामने जो है सहारा डिजर्ट की क्या है? इमेज है। देखो इस तरीके से। भाई डिजर्ट, ठीक है, रेगिस्तान ये तो होता है जहाँ पे पूरा सूखा होता है, रेत होता है। क्या होता है? रेत होता है। ये तो होता है आपका रेगिस्तान। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ है? ये आपका उत्तरी अफ्रीका में भी, बहुत और भी बाकी जो है देशों में है। कौन कितने कितने देशों में कौन कौन से, वो सब डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में फैला है आपका, और यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और अफ्रीकी महाद्वीप के करीब यहाँ पे 10% हिस्से को ये कवर करता है सहारा रेगिस्तान। ठीक है, यहाँ पर जो है और भी मौजूद देश में है। ठीक है, देखो यहाँ पर बात करें अल्जीरिया, चाड है, मिस्र है, लीबिया है, माली है, और यहाँ पे आपका क्या है? मोरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान, और यहीं पर जो है ट्यूनीशिया। ये जो है टोटल 11 देशों में फैला हुआ है। तो अगर ये पूछे कि जो ये सहारा यहाँ पर, ठीक है, रेगिस्तान है, तो ये यहाँ पर कितने देशों में फैला है? टोटल 11 देशों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से है वो 11 देश? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, और यहाँ पे देखो मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया। ठीक है, याद रखना है। और वैसे जो है किसका हिस्सा है? उत्तरी अफ्रीका का हिस्सा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी बातें क्लियर है। देखो यहाँ पे 50 क्वेश्चन थे। सो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कैसे लगे? अगर 50 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, बेटर लगे हैं, तो अब आपको क्या करना है? सभी जो है फ्रेंड्स, ठीक है, सभी जो फ्रेंड्स है यहाँ पे फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको भी बेहतरीन कंटिन्यू प्रिपरेशन करनी है स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, कोई भी यहाँ पे ये नहीं, बिल्कुल कंटेंट एकदम जबरदस्त, जिस भी लेवल का है उसी लेवल
का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड मिल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, तो फटाफट सभी ज्वाइन कर लो। और 20 यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन इसके हो चुके हैं। जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो आपको क्या करना है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे डालिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे डालिएगा। ठीक है, कि झारखंड टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा जीके जीएस पेपर फर्स्ट और भाई यहाँ पे ऑल प्लेलिस्ट। ठीक है, बाय शिवानी सिंह करके ऐसे डाल दीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसको ओपन करना और सारी कंटिन्यू क्लासेस देख लो। बेहतरीन क्लासेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त वाली सारी क्लासेस मैंने रखी हुई है। सो फ्रेंड्स, अब ये बताइए सेशन आपको कैसा लगा, सेशन अच्छा लगा कि नहीं, इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। अगर आपको आया है सो नेक्स्ट देखने के लिए और नेक्स्ट अगर आपको सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।